हेलो जी। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सबके हाल। मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं एक वीडियो रिलेटेड टू आईपीएस। ठीक है, जहां पर हम लास्ट डे टिप्स और स्ट्रेटेजी का डिस्कस करेंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आई नो बट लेट्स गेट क्विकली टू इट। ओके, ये वाला पीडीएफ आपको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। राइट। ओके। पहला बात तो आपको क्या लेके जा रहे हैं, व्हाट टू कैरी। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है आपका जितना भी ओल्ड केस स्टडी डाइजेस्ट का जो भी अमेंडेड केस स्टडी डाइजेस्ट है आपका, वो ओल्ड वाला जो है, जो पेपर 6F का है। ठीक है, पेपर 6F ओल्ड केस स्टडी डाइजेस्ट, वो आपको जरूर लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वहां से पुराना कोई केस स्टडी वगैरह आ जाए, लेकिन वो अमेंडेड होना चाहिए, ध्यान रखना। और अगर अभी आपके पास अमेंडेड नहीं भी है तो फिर उसको स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं ले जाके, क्योंकि काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुका है। और उसके अलावा फिर नया आईबीएस के अंदर में जितना भी डिफरेंशियल केस स्टडीज़ है, डाइजेस्ट का, आरटीपी का, एमटीपी का, जर्नल का, जो भी नया केस स्टडीज़ है, ये दोनों का एक कंपाइल्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप वो बहुत लोगों ने डाल रखा है, तो वो केस स्टडी कंपाइलेशन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप, एक बात ये हो गया आईबीएस रिलेटेड, आपको मटेरियल जो भी केस स्टडीज डाइजेस्ट नया पुराना सब मिला जुला के ले जाना है। इसके अलावा व्हाट सब्जेक्ट मटेरियल टू कैरी, बेसिकली देखो मैंने एक टेबल बनाया है ताकि आपको इजी हो जाए कि आपको क्या सब्जेक्ट मटेरियल लेके जाना है। यू हैव टू कैरी इन एफ आर डी मेरा सजेशन है कि आप एफ आर डी में देखो ना, बेसिकली ना आप ना आईसीए का स्टडी मैट मत लेके जाओ, क्योंकि वो बहुत ही बल्की होता है। ठीक है, आईसीए का स्टडी मैट बिल्कुल भी मत लेके जाओ। मैंने यहाँ पर आईसीएसएम को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक आईसीएसएम का टीवाई की इलस्ट्रेशन और एक आईसीएसएम का कॉन्सेप्ट पेजेस। तो कॉन्सेप्ट पेजेस तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। ठीक है। और ना ही आपको पूरा स्टडी मटेरियल लेके जाना। तो क्या लेके जाना है आपको? इलस्ट्रेशन और टीवाई के लेके जाना है। ठीक है, एफ आर डी टी एडिटिव में वो भी कब लेके जाना है, देखो मैंने ये और नो दोनों लिखा है, वो भी कब लेके जाना है, अगर आपका क्वेश्चन बैंक जो फैकल्टी का आप ले जा रहे हो ना, वो कवर नहीं करता आईसीआई का टीवाई के क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन। ठीक है, तभी लेके जाना है, अदरवाइज ऑब्वियस सा बात है, क्यों लेके जाओगे, डुप्लीकेट हो जाएगा ये वाला। ठीक है। अच्छा, फैकल्टी का नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको डेफिनेटली लेके जाना है एफ आर डी टी एडिटिव में। और आईसीआई का जो सारांश है ना, वो भी आप देख सकते हो, अगर आपको मन हो तो ले जाओ। तो अगर आपको लगता है ले जा सकते हो तो ले जाओ, क्योंकि उसके अंदर में जो एफआर का इंडेस का सारांश है वो काफी अच्छा है, डीटी का भी सारांश अच्छा दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। तो आप चेक कर सकते हो एक बार। अच्छा, बाय द वे, जितना भी फैकल्टी नोट्स का क्वेश्चन, ये जितना भी आईसीए का मटेरियल है, सारांश हो गया, टीवाई की हो गया, कंसेप्ट पेज हो गया, ये सारा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल को ऊपर लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा का सारा आईसीए कंपाइलेशन जो आपको मेरा मिल जाएगा। मोस्टली आपको जो भी काम आएगा। फिर एएफएम ऑडिट जो है, ये दो पेपर के लिए बेसिकली हम, आप क्या करो, कंसेप्ट कंसेप्ट पेजेस ले जाओ। एएफएम ऑडिट के लिए आप क्या करो, कंसेप्ट पेजेस ले जाओ। ठीक है, हाँ, यानी कि एसएम का जो स्टडी मटेरियल है वो आप ले जाओ। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप एसएम का स्टडी, क्योंकि एएफएम में देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉड्यूल है और ऑडिट में तीन मॉड्यूल, आई नो, बट लेकिन क्या होता है, जो भी फैकल्टी का नोट्स और क्वेश्चन बैंक वो तो आप ले जाओगे, लेकिन उसके अंदर में क्या होता है, ऑडिट में क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है। और उन लोगों का टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो सबका फैकल्टी का, कोई भी कभी फैकल्टी में भी पूरा का पूरा कवर नहीं होता है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, अगर पूरा कवर्ड है तो ठीक है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल मत लेके जाओ, लेकिन अदरवाइज डेफिनेटली ऑडिट का भी लेके जाओ, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ऑडिट में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के अंदर से। ठीक है, मतलब कंटेंट से, तो वो आप जरूर ऑडिट का लेके जाओ। और एएफएम में तो सिर्फ सिंगल स्टडी मटेरियल है, तो वो ले ही जाओ। ठीक है। और आपका इलस्ट्रेशन टीवाई के, अगेन मैंने येस नो लिखा है। कंसेप्ट पेजेस तो आपको डेफिनेटली लेके जाना है, और टीवाई की इलस्ट्रेशन में येस नो लिखा है, वही सेम कहानी। अगर फैकल्टी का में है तो मत लेके जाओ, ऐसे करके। ठीक है, ये डिटेल्ड हो गया, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि एएफएम ऑडिट में अगर आपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट लेके चले गए, तो डेफिनेटली आपका ये दोनों में येस हो गया, इसमें भी येस हो गया और इसमें भी फिर येस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दोनों आ गया ना, टीवाई की इलस्ट्रेशन भी आ गया, कंसेप्ट पेजेस भी आ गया, तो ये दोनों में मेरे हिसाब से येस होना चाहिए। बस बाकी अगर आपको फिर भी लगता है नहीं यार, मेरे को टीवाई के इलस्ट्रेशन का जो लोड है वो नहीं लेना है, तो आप दोनों को सेग्रीगेटेड वे में भी ले जा सकते हो, मैंने अलग अलग डाल के भी रखा है, आप देख लेना। इसके अलावा जो सारांश है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एएफएम का सारांश मत लेके जाना, सिर्फ ऑडिट का जो स्टैंडर्ड्स का सारांश है ना वो आप ले जाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से शॉर्ट वे में इंस्टीट्यूट ने बना रखा है, वो भी अच्छा है। फिर आता है लॉ और एसीपीएम। इसमें जो है फैकल्टी का नोट्स और क्वेश्चन बैंक जनरली कोई ले जाता नहीं है, पर आपको ले जाना, आपने पढ़ रखा है, आपको लगता है हाँ मेरा अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ले जाओ। इसके अंदर में जो आपको ले जाना है वो है सिर्फ और सिर्फ आईसीए स्टडी मैट्स ले दोनों, मैंने यस रखा है, देखो टीवाई की रजिस्ट्रेशन भी कौन से आईसीए का स्टडी मैट लेके जाओगे, ऑब्वियस सा बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके जाना ही है, और आईसीए का सारांश इसमें काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपको बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट मैटर लेके जाना है, आप ये टेबल देख लेना अच्छे से, और आप उस हिसाब से अपना अरेंज कर लेना।
इसके अलावा आपका मर्जी है आपको क्या लेके जाना है, जबरदस्ती का मटेरियल लेके मत जाना, ठीक है, प्लीज जबरदस्ती का बल्कि मटेरियल मत लेके जाना। कोई फायदा नहीं है कि एफआरडीटी आईडीटी का स्टडी मैट उठा उठा के ले गए और वहां पे कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ओनली, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैरिंग ऑल दिस स्टडी मटेरियल, ठीक है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, कि प्लीज डोंट कैरी बल्कि आईसीएस स्टडी मटेरियल एफआरडीटी आईडीटी, ठीक है। जिसमें भी आप फेमिलियरिटी नहीं है वो मत लेके जाओ। और मैं इंडेक्स का बात करता हूँ अब आगे। उसके अलावा देखो, आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 और सजेस्टेड आंसर मई 24, ये आपको जरूर लेके जाना है, ठीक है, कि ये आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। ये आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन बैंक के अंदर में नहीं मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि ये नई लेटेस्ट वाला आया है और ऐसे यहाँ से टारगेट कर सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट जो क्वेश्चन है ना, वो स्पेशली डीटी आईडीटी वगैरह में आपका बहुत जरूरी हो जाता है आप, और ये मैंने भी कंपाइल करके सब्जेक्ट वाइज जो है वो बना दिया, आपको लिंक में मिल जाएगा। फिर मई 24 का आरटीपी एमटीपी आपको ले जाना चाहिए क्या? बिल्कुल ले जाना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी कवर होगा, अगर आपका नहीं है तो आप चेक कर लो, तो फिर आप वो भी ले जाओ। उसके अलावा आपको जो है, ये जितना भी मटेरियल मैंने बताया, ये वाला मटेरियल, फिर ये वाला मटेरियल आईबीएस वाला, फिर नीचे में ये साला जितना भी मटेरियल है, ये वाला आरटीपी सब का आपके पास क्या होना चाहिए, एक सिंपल इंडेक्स या डिटेल्ड इंडेक्स होना चाहिए। अगर डिटेल्ड इंडेक्स है तो टॉपिक वाइज होना चाहिए, ए टू जेड इंडेक्स अवॉइड करना, टॉपिक वाइज इंडेक्स रखना अपने पास, चैप्टर में चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज, अगर चैप्टर प्लस टॉपिक वाइज इंडेक्स है दैट इज द बेस्ट, वो सबसे काम काम का चीज है, वही सबसे इजी होता है ढूंढने में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है अरेंज, या फिर आप बना भी नहीं पा रहे हो, तो फिर एटलीस्ट आप एक चैप्टर वाइज ए टू जेड इंडेक्स, नॉर्मल इनिशियल वर्डिंग वाला जो इंडेक्स है वो आप ले जाना, उससे भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन प्लीज हर चीज का एक इंडेक्स होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक का भी इंडेक्स आप प्लीज बना लेना, अगर आपके पास नहीं है प्लीज थोड़ा बहुत कुछ तो बना लेना चैप्टर वाइज में भी, खाली चैप्टर का नाम लिखने से नहीं होगा, कौन सा चैप्टर कौन सा पेज पे है, थोड़ा बहुत आप उसको और डिटेलिंग करके बना लेना। बट क्योंकि क्या होगा, वरना आप बैठ के ढूंढते ही रह जाओगे एग्जाम हॉल में, और वही चीज है, लोगों के पास मटेरियल बहुत होता है लेकिन आप ढूंढने में वो सारा टाइम चला जाता है, तो फिर वो क्या होता है, पेपर छूट जाता है फिर लास्ट में, ठीक है, लगता है पेपर छूट जाता है, पर 4 घंटा इज नॉट इनफ। फिर देखते हैं आगे। सेपरेट प्रिंट आउट ले जाना आपको इंडेक्स का, बिल्कुल सेपरेट प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, इससे आपका टाइम बचेगा, वरना कि आप अगर मटेरियल के साथ में ऊपर का इंडेक्स है तो आपको फ्लिप करने में बहुत भारी लगेगा, है ना, यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो सेपरेट प्रिंट ले जाना, इवन आईसीएसएम का भी, ठीक है ना, आईसीएसएम का इंडेक्स भी मेरे को मैंने अपलोड कर रखा, आप चेक कर लेना मटेरियल मेरा इसमें चैनल में टेलीग्राम का, फॉर ऑल बल्कि मटेरियल आपको जो प्रिंट आउट करना है, ठीक है, वो आपको जो भी आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल या फिर कोई भी बड़ा बड़ा बुक्स वगैरह प्रिंट करते हो ना, उसको आप लैंडस्केप 2 पेजेस और वन साइड फॉर्मेट में प्रिंट किया करो, वो आपका बहुत टाइम बचाएगा, रादर देन टेकिंग द ओरिजिनल ऐसे कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल। अगर आप इसको ऐसे प्रिंट करोगे ना तो आपका काफी हद तक लोड बच जाएगा, और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना लोड बचाओ, आपको ना फ्लिपिंग के टाइम में भी आप रियलाइज करोगे कि एग्जाम हॉल में आप कितना जल्दी वो आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये अगर आप कर सकते हो तो ये जरूर कर लेना, ये भी अप्रो जो भी प्रिंट वाला चीज है वो ऐसे ही प्रिंट करना, ओके। उसके बाद लैंडस्केप 2 पेज वन साइड, ओके। उसके अलावा मैंने ऐसे ये वाला बता दिया, अब तो ये सारा चीज है जो आपको लेके जाना है, ये मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया। अब आते हैं व्हाट टू प्रिपेयर। अब आपके पास जितना भी टाइम बचा है, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो सारा मटेरियल जितना भी अपना इंडेक्स वगैरह कैरी अपना सारा कलेक्ट कर लो, उसके बाद मेक द मिसिंग इंडेक्स, आपने जितना भी इंडेक्स में अभी तक नहीं बना, आपको जो नहीं मिला उसका आप इंडेक्स बनवा लो। फिर उसके बाद में क्या करो, आप सारा रिव्यू करो, इंडेक्स को लेके बैठ जाओ और सारा इंडेक्स रिव्यू करो, 2 या 3 बार आप उसको पढ़ो, रिवाइज करो, देखो कौन सा इंडेक्स कहाँ पर में क्या चीज क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है, वो सारा चीज आप देखो। फिर उसके बाद आप क्या करो, जितना फेमिलियर हो जाओगे ना वो इंडेक्स से, उतना ही आपका स्कोर हाई हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ढूंढ पाओगे जल्दी एग्जाम हॉल में। तो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज ऐसे बोलते हैं टाइम इज मनी, बट एक्चुअली में आपके लिए टाइम मार्क्स है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट सॉल्विंग केस स्टडीज इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, आपको रिवर्स ऑर्डर में केस स्टडी सॉल्व करना है, मतलब आप जब घर पे बैठे हो तो आपको जो लेटेस्ट केस स्टडीज आया ना, जब भी 50 केस स्टडी आया इंस्टीट्यूट का, या फिर जो लेटेस्ट आरटीपी आया है, वो सारा पहले चेक करो, वो सारा पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि आपको सारा केस स्टडी सॉल्व करना है, तो कोई 10 12 15 केस स्टडी सॉल्व कर लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना रेंज में अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सा मटेरियल कैसे यूज करना है, कैसे आप इंडेक्स को मूवमेंट करोगे, कौन सा काम आ रहा है कौन सा काम नहीं आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ये सब चीज आपको बहुत मदद करेगा। और जब आप सॉल्व करोगे ना तो प्लीज लिखिए मत, डोंट राइट एंड सॉल्व, खाली बस रीड करो और आंसर कोशिश करो ढूंढने का इंडेक्स से, और कहीं पे अगर स्क्रिबल करने का लगता हो तो क्या स्क्रिबल कर लो, या कैलकुलेटर में सॉल्व करके निकल लो। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर। उसके बाद जब आप ये सब काम करोगे ना, इंडेक्स का रिव्यू करोगे और ये सब जब आप केस स्टडीज पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, उसके बाद उस समय आप क्या करोगे ना, आप प्लीज अपना पास एक स्टिकी नोट्स रखना, और उससे आप बुक मार्क करता रहना, ठीक है, बीच बीच में आप जो है जहाँ पे भी आपको लगता है कि बुक मार्क पॉसिबल है, वहाँ वहाँ चैप्टर का बाइफर्केशन के लिए, या फिर है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको स्टिकी नोट से
उसको बुकमार्क कर लेना, बहुत काम आएगा आपको। और हाईलाइट करते रहना। जैसे एक क्वेश्चन का आपने एक केस स्टडी पढ़ा, केस स्टडी के नीचे का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में है ना, जो कीवर्ड होता है ना, उसको हाईलाइट कर लो। तो तब क्या होगा, जब अगर बाई चांस रिपीटेड केस स्टडी अगर आ गया, अगर बाई चांस रिपीटेड केस स्टडी आ गया, और अगर आपको अगर सॉल्व करना हो गया ना रिपीटेड केस स्टडी, या फिर फॉर दैट मैटर सिमिलर केस स्टडी ऑल्सो, तो आप बहुत जल्दी ना आपका जो जब आप खोजोगे ना, तो बहुत जल्दी आप पहुंच पाओगे वो क्वेश्चन पे। जब आप हाईलाइट देखोगे ना, तो हाईलाइट पे आप तुरंत जल्दी से पहुंच पाओगे। तो वो आपको बहुत काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आप एक मास्टर इंडेक्स भी बना लेना। ठीक है, जब आपका ये सब हो जाए तो अब आप एक मा, मास्टर इंडेक्स भी बना लेना। मास्टर इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली इतना सारा इंडेक्स हो गया, इतना सारा मटेरियल हो गया, तो कौन सा चीज कहाँ पर है, कैसे है, उसका एक मास्टर इंडेक्स, मतलब कि इंडेक्स होता है, इंडेक्स बना लेना। ये सब तीन चीजें जो आप करोगे ना, स्टिकी नोट्स, हाईलाइटिंग और मास्टर इंडेक्स, ये आपके लिए, बिलीव में, आपके लिए गेम चेंजर होगा। आपको बहुत टाइम बचाएगा आपका एग्जाम हॉल में। आप बहुत अरेंज फील करोगे। फिर 1-2 आवर्स बिफोर एग्जाम, जस्ट एग्जाम के 1-2 घंटा पहले ना, वापस से फिर सारा इंडेक्स पढ़ लेना। वापस से सारा इंडेक्स रिवाइज कर लेना, स्पेशली जिसमें सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट कम हो। ठीक है, तो जो आपका इंडेक्स है ना, वही आपको हेल्प करेगा। आप अगर 1000 की स्टडी सॉल्व कर लोगे ना, वो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा जितना आपका इंडेक्स में कमांड जो होगा ना, वो हेल्प करेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो है ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका इंडेक्स ही वहां पे काम आएगा। आपको इंडेक्स जितना कमांड रखोगे उतना कम आएगा। केस स्टडीज आप मैक्सिमम 15-20 सॉल्व कर लो, उस सबका काम बन जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है ड्यूरिंग योर रिविजन की भाई मेरा कोई सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो उसका एक बार आप समरी नोट्स और आप एक बार शॉर्ट रिविजन वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि SCPM हो गया, लॉ हो गया, या फॉर एग्जांपल जो बंदा ग्रुप 2 बहुत पहले क्लियर किया है तो उस हिसाब से वो अपना हिसाब से आप चॉइस करके आप एक समरी नोट्स के थ्रू ग्लांस भी कर सकते हो, रिविजन वीडियोस भी देख सकते हो। पहले लेकिन केस स्टडी सॉल्व कर लेना 15-20। ठीक है, उसके बाद ही ये इसमें आना, और फिर लास्ट में ऑब्वियसली आपको रिवीजन ऑफ इंडेक्सेस करना है। ठीक है, फिर May 24 में बेसिकली क्या हुआ था, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। DT जो है अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क का आया था, IDT 22 मार्क का आया था, और AFM ऑडिट दोनों 21-21 मार्क का आया था, FR 16 मार्क का आया था, SCPM लॉ 10-10 मार्क का आया था। ठीक है, तो बेसिकली ये वेटेज सेम टू सेम आएगा क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है सेम टू सेम आएगा, बट मैंने आपको वेटेज बता दिया है। तो हो सकता है सिमिलर पैटर्न पे हो, नहीं हो, बस मैंने आपको वेटेज बता दिया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। इससे ये जरूर समझ में आता है, राइट? तो आप अपना जो स्ट्रेंथ है जिस सब्जेक्ट में, वो स्ट्रेंथ ऑफ द सब्जेक्ट पे फोकस करो। ठीक है, वो सब्जेक्ट पे फोकस करो। ठीक है, वो सब्जेक्ट के आंसर्स पे फोकस करो, वो सब्जेक्ट पढ़ने में भी ज्यादा फोकस करो। ठीक है, तो यही चीजें सॉल्व करते टाइम भी उसी पे फोकस करना ज्यादा। उसके अलावा आता है, अब आपने हो गया, अब आप क्या कैरी करना है वो हो गया, आपको क्या कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब बच गया 12-1, और यू नाउ यू हैव टू लीव फॉर द एग्जाम हॉल। ठीक है, तो अब आप कैसे कैरी करोगे, हाउ डू यू कैरी द बुक्स एंड सेटल डाउन इन द एग्जाम हॉल? तो सबसे पहले क्या करो, सारा बुक को नो सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर लो। जितने भी किताबें ना, आप उसको सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर लो। और एक एक बड़ा ट्रॉली सूटकेस लो जिसमें व्हील्स हो। ठीक है, जिसमें भी व्हील्स हो वो ले लो, क्योंकि व्हील से आपको कैरी करने में बहुत आसान होगा। है ना, वेन यू, आपको लग रहा होगा ये सब जोक है, बट ट्रस्ट मी, आपका लोड बहुत मतलब हो जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, ये सब किताब मिला जुला के आपका 30-35 बुक्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एनीवे बिटवीन 25 to 35। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ब्रिक ट्रॉली सूटकेस ले लो, और उसके अंदर में और ना कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स रखो, और उसके अंदर में ना आप अपना सारा इंडेक्स रख लो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह है तो वो रख लो। तो वो सारे पैकेट्स पैकेट्स थोड़ा 1-2 पैकेट लेके जाना। इवन निकलते टाइम आपको ये एक्स्ट्रा पैकेट्स काम आएगा। ठीक है, क्योंकि निकलते टाइम सारा बुक्स को वापस से रीअरेंज करना भी पड़ेगा आपको, तो वो मुश्किल होगा। फिर उसके बाद अगर आपका सेंटर बहुत दूर है ना, या फिर मल्टीपल आपको बार बार आपको ट्रांसपोर्टेशन चेंज करना पड़ता है, तो आप क्या करो ना, आज के लिए ना पर्सनल कैब बुक कर लो। ये मेरा सेशन है। तो क्या होगा, क्योंकि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, वरना क्या होगा, आपको जाने में बहुत दिक्कत होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, ये हो सकता है। तो अगर आपका, हाँ ऑब्वियसली इफ यू आर फाइनेंशियली इफ यू आर नॉट सो साउंड, देन यू कैन ट्राई टू फाइंड, है ना, 1 or 2 कॉमन स्टूडेंट्स ऑफ योर सेंटर एंड यू कैन गो टुगेदर। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो। आज के लिए मैं ये सिर्फ इतना सेशन दूंगा, क्योंकि देखो कभी कभी आपको ये सब चीज करने से आपको बहुत हेल्प होगा। आप अगर रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे तो बहुत बहुत आराम, बहुत आपको फायदा मिलेगा। ट्राई टू गो कंफर्टेबली। ठीक है, उसके अलावा जो है आप जल्दी पहुंच जाना, आप ना 1-1:15 मैक्सिमम तक पहुंच जाना, 1 बजे तक ट्राई करना पहुंचने का, ताकि आप ना जाके वहां पे अरेंजमेंट ये सब कर पाओ 1-1:15 तक। तो आपको 15-20 मिनट अरेंजमेंट करने में लग जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप से आप 1 सवा 1 तक मैक्सिमम पहुंच जाना। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप ना जो बैठोगे ना, तो टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ पोर्शन ऑफ योर सीट में बैठना, अगर इन्विजिलेटर अगर ऑब्जेक्ट नहीं करा तो। ठीक है, तो मिडिल पोर्शन ऑफ योर सीट में बैठना, और सारा सब्जेक्ट्स को ना अरेंज कर लेना 2 हाफ में। एक तरफ कुछ राइट में रख लेना, और एक कुछ सब्जेक्ट्स अपना लेफ्ट में रख लेना। और IBS का जो केस स्टडी बुकलेट है ना, और जो बाकी इंडेक्सेस का जो आपने अलग से बना रखा है, सारा इंडेक्सेस जितना भी इंडेक्सेस है वो सारा आप अपने पास रखना टेबल के ऊपर में। ठीक है, टेबल के ऊपर में वो सब अलग से रखना साइड में, और बाकी जो है वो सीट के पास रखना, लेफ्ट और राइट में कुछ लेफ्ट में कुछ सब्जेक्ट रखना, राइट में कुछ सब्जेक्ट रखना।
इसमें भी क्या करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है हर सब्जेक्ट का, सिर्फ वही निकालना अपना ट्रॉली सूटकेस से, बाकी ना सारा सूटकेस ट्रॉली में रखना, वरना क्या होगा पता है, आपको इतना सारा मटेरियल देख के ना आप पागल हो जाओगे। मतलब यू विल गेट कंफ्यूज कौन सा मटेरियल पिक करे कौन सा नहीं करे, और आपको ना उसमें जगह भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, राइट। आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बेंच है, राइट। जनरली जगह बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल बाहर निकालना। फिर आपको लगे अगर सॉल्व करते करते कि इसमें नहीं मिल रहा है, तो फिर आप निकालना जो मटेरियल बाकी है वो निकालना, वो भी निकालना फिर। तो ये आपका स्पेस भी बचाएगा और आपका मेंटल हेल्थ भी बचाएगा, ठीक है। हाँ, सो फिर उसके अंदर फिर राइटिंग डेस्क में ना आप ये दो बुक से ज्यादा एक बार में ओपन मत करना, और मे भी कुछ इंडेक्स है, दैट्स इट। क्योंकि क्या होगा, वरना क्या होगा पता है, अगर आप इतना सारा अगर आप खोल के रख लोगे ना, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर राइटिंग पेपर ही खो जाए और डैमेज हो जाए। समझ रहे हो आप? तो तो ये चीज का प्लीज, प्लीज ये चीज का जो है वो प्लीज जरूर से अच्छे से ध्यान रखना। फिर आता है सर हाउ टू हैंडल द फर्स्ट 15 मिनट्स। अब आपका पेपर टाइम स्टार्ट हो गया, अब आप कैसे 15 मिनट में सॉल्व करो। देखो, सबसे पहले जो है, केस स्टडी को प्लीज मत पढ़िए। केस स्टडी जो है पूरा वो जो कंटेंट वाला पार्ट है, केस स्टडी को पूरा मत पढ़ो, डायरेक्टली जो है आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ो। और साथ में एमसीक्यूज भी पढ़ना। बहुत लोग ना एमसीक्यूज नहीं पढ़ते, गलती करते लोग, एमसीक्यू नहीं पढ़ते। लेकिन आप मेरा बात मानो, एमसीक्यूज ऐसा नहीं होता जनरली जहाँ पे आईसीएसई डायरेक्टली सर्चेबल एमसीक्यूज देगा। हो सकता है वैसा भी कुछ हो, थ्योरेटिकल भी कुछ हो, लेकिन आजकल एनालिटिकल केस बेस्ड एमसीक्यूज आने लग गया, कैलकुलेशन बेस्ड आने लग गया, तो भाई वो तो वैसा ही हो गया ना जैसा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट आपको जो है वो राइटिंग नहीं करना उसके अंदर में, लेकिन कैलकुलेशन तो पूरा ही करना है, मार्क्स तो उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी आपको प्लीज स्टार्टिंग में आपको कंसिडर करना चाहिए, आपको एक बार ग्लांस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ो, एमसीक्यू भी पढ़ो। फिर उसके बाद में आप जैसे आप ये काम करोगे तो आप उसको टैग करते जाओ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू को आप टैग करते जाओ सब्जेक्ट वाइज, और अगर हो सके तो चैप्टर टॉपिक वाइज भी करते जाओ। ये कर लिया, फिर आप क्या करो, आप अपना आईबीएस केस स्टडी इंडेक्स खोल लो। ठीक है, और देखो कि कोई रिपीटेड पूरा पूरा रिपीटेड केस स्टडी तो कहीं से नहीं आ गया। अगर रिपीटेड केस स्टडी आ गया तो ग्रेट है, तो अच्छी बात है, आप उसको वहां पे मार्क कर लो। अब आप क्या करो, जो रिपीटेड केस स्टडी उसको तो मार्क कर लोगे, फिर आप क्या करो, हर केस स्टडी को आप एक रफ स्कोर देते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी 25 मार्क का है, अब मान लो उसमें से आपको 15 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से 10 मार्क आता है, तो 10 में आप 10 दे दो या 8 दे दो। ठीक है, और मान लो आपको एमसीक्यू में से उसमें 10 में से 6 आता है, तो 8 और 6 14 मार्क हो गया, 14 मार्क्स हो गया, तो आप 14 प्रपोज फॉर केस स्टडी 1 14 मार्क्स दे दो। ऐसे करके जो है आप सब केस स्टडीज को आप मार्किंग करते चले जाओ। ठीक है, जो रिपीटेड केस स्टडी है उसमें आप अपने आप को ज्यादा मार्क्स दे दो, तो ऐसे कर करके आप मार्क कर लो। ठीक है, ये आप सारा काम 15 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। ये अब आप सुनो, जो केस स्टडी आपको रिपीटेड नहीं मिल रहा है ना, वो केस स्टडी को प्लीज अब वो क्वेश्चंस को फिर जाके फिर उसको इंडेक्स में मत खोजो आईसीआई का। ठीक है, एक बार आप पहले अपना रफ टेबुलेशन कर लो। ठीक है, बेस्ड ऑन अब आपको जो लग रहा है, रिपीटेड है तो है, नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से देख लो कि हाँ ये एरिया ये चैप्टर है, या ये क्वेश्चन है जो मेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे मेरा कंफर्ट है, कमांड है, तो वो वैसे आप अपना हिसाब से रैंकिंग कर लो और मार्क्स अलॉट कर दो। क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन बैठ के अगर ढूंढने लग गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आईसीआई स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन से, टीवाईके से, अपना फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक से, तो भाई बहुत टाइम चला जाएगा स्टार्टिंग में, लिटरली बहुत टाइम चला जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ना, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ही, और उसका हो सकता है उससे उससे रिलेटेड आपको सिमिलर कैलकुलेशन भी आपको दिख जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। तो वैसे तो फिर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिख जाएगा, तो वो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर आपको उसके हिसाब से मार्किंग करने में। इसीलिए आपको वो क्वेश्चन पिक करना है जो आपको खुद को एक बार में जब फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो तो लग रहा है हाँ ये कमांड है, मेरा सब्जेक्ट हमको आता है, इसका जो क्वेश्चन है रेलिवेंट वो भी मेरे को आता है, तो आपको वो वाला क्वेश्चन पिक करना है। रादर देन वो वाला क्वेश्चन पिक करना कि रादर देन क्या है, बैठ के पूरा हर एक क्वेश्चन सर्च करते जाओगे और देखोगे अरे यार ये आया, ये सेम आया, सिमिलर आया। ऐसे मत करो, अगर इस टाइप से करोगे तो फिर स्टार्टिंग आपका बहुत एक्सेस टाइम चला जाएगा, वो आप इवेंचुअली करना जब आप एक एक केस स्टडी सॉल्व करोगे, राइट। आइडिया बेसिकली क्या है, आइडिया यही है, वो तो आप ऐसे भी करोगे। आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप जब तक ये सब कर लोगे ना, ये सब काम हो जाएगा आपका। तो आप सारा क्वेश्चन ने रीड कर लिया, आपने रेपिटेशन चेक कर लिया, आपने स्कोर दे दिया हर केस स्टडी को, अब आप क्या करो, आइडिया यही है कि आपको रैंक करना अपना सीक्वेंस डिसाइड कर लो क्वेश्चन का। ठीक है, आप बेसिकली जो है फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करोगे, पहला 2-3 क्वेश्चन जो करोगे वो आप डिसाइड कर लो, और उसमें से भी जो फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हो, अगर रिपीटेड वाला है तो रिपीटेड से स्टार्ट करो, ऑब्वियस सा बात है। तो इस सबसे आप अपना रैंकिंग कर लो। अगर आप कंफ्यूज हो, सपोज फोर्थ और फिफ्थ केस स्टडी में कौन सा छोड़े कौन सा करे, आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, उसमें इतना दिमाग मत लगाओ, बाद में जाके जब आपका मोमेंट ऑफ ट्रूथ आएगा, जब आप असली में लिखना स्टार्ट करोगे, तो उस समय आप डिसाइड कर लेना, कैन कम बैक लेटर एंड डिसाइड, लेकिन स्टार्टिंग वाला 1 2 3 डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, कंफ्यूज हो, फील कर रहे हो फिर भी कि किसको करे किसको ना करे, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। देखो, पहले देखो कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है या फिर उसका इंटरलिंकिंग है कोई केस स्टडी से, या उसके अंदर में मोर देन वन सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे जिसमें इंटरलिंकिंग मोर देन वन केस स्टडी है, मोर देन वन सब्जेक्ट है, तो फिर वो सब क्वेश्चंस को ना अवॉइड करने का थोड़ा कोशिश करो। और फिर क्या करो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना उसको अटेम्प्ट करो, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
ठीक है, जैसे ऑडिट वगैरह में आता है डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लॉ में अगर आ गया तो वो सबको ज्यादा प्रेफरेंस दो। लेकिन अगर हैवी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जैसे कि डीटी एडीटी में, तो फिर वो आप उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी लगेगा, ट्रिकी भी होता है, और हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसको ज्यादा प्रेफर करो, ठीक है, क्योंकि आप ये सिर्फ उस चीज में करना है जहां पे आप कंफ्यूज हो, जहां पे आप श्योर हो कि यार ये मेरे से हो जाएगा, या ये आपको इसका आंसर को डायरेक्टली मिल गया, उस पर नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ बता रहा हूँ जहां पे आप कंफ्यूज हो। फिर उसके अंदर क्या है, जैसे एससीपीएम के अंदर में क्वेश्चन बेस्ड अगर केस स्टडी आता है, रेसिपी में क्या होता है ना, बहुत सब्जेक्टिविटी होता है, इंटरलिंकिंग भी बहुत लगता है, लैंग्वेज का भी खेल होता है। तो वहां पर भी ना आप जो है वो क्वेश्चंस को भी ना अवॉइड करना, वो क्वेश्चंस को अवॉइड करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया जहां पे आप कंफ्यूज हो, जहां पे आप श्योर हो, जहां पे आपको मिल गया वहां तो बात ही खत्म। फिर अब आता है सर, अब रीडिंग टाइम खत्म, अब आता है पेपर पेपर टाइम स्टार्ट। तो पेपर राइटिंग टिप्स, बेसिकली पेपर का जो पैटर्न है वो होगा 5 केस स्टडी इंटू 25 मार्क्स, विच इज 125 मार्क्स। उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है, और हर केस स्टडी में ना 5 एमसीक्यू आएगा 2 मार्क का, तो वो टोटल 10 मार्क का होगा। और 3 डिस्क्रिप्टिव यूजली क्वेश्चन आता है 5-5 मार्क का, कभी कभी हो सकता है 8-4 ऐसे भी आ जाए, लेकिन जनरली 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, उसका टोटल होता है 15 मार्क। तो 15 मार्क का डिस्क्रिप्टिव और 10 मार्क का एमसीक्यू, तो ये बन गया आपका 25 मार्क्स। 25 मार्क्स करके आपका 4 केस स्टडी का तो 100 मार्क हो गया। ठीक है, तो आपका बेसिकली एमसीक्यू का वेटेज हो गया 40 मार्क्स, और डिस्क्रिप्टिव का वेटेज हो गया 60 मार्क्स। और ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंपल्सरी नहीं होता, प्लीज। बहुत लोग का ये क्वेरी है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आपको 5 में से कोई भी 4 करना है। अब ऑब्वियस बात है, अगर 5 में से कोई भी 4 करना है तो 4 घंटा में 4 केस करना है, तो एक केस स्टडी को कितना में करना है, मैक्सिमम 1 आवर। तो और तो ट्राई करना है 1 घंटा में मैक्सिमम करना है, और अगर आपका 50-55 मिनट्स हो जाए तो वो आइडियल है। इसके अलावा देखो, अब आपको आता है कि सॉल्व करना कैसे है। देखो, पहले जो रिपीटेड केस स्टडी वो तो आप देख के आराम से सॉल्व कर लोगे अगर कोई है तो। ठीक है, फिर बाकी के लिए क्या करोगे, आप देखो पहले एक एक करके देखना स्टार्ट करो। पहले देखो आईबीएस का जो केस स्टडी इंडेक्स है वहां से चेक करो कि क्या वहां से कोई सिमिलर क्वेश्चन आया है क्या। मैं सेम नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिमिलर बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई सब्जेक्ट का हो सकता है कोई सिमिलर क्वेश्चन आ गया हो, कोई सिमिलर वर्किंग आ गया हो, तो वो चेक कर लो। ठीक है, इंडेक्स यूज करके। फिर वहां भी नहीं मिला तो कहाँ जाओगे, अपना फैकल्टी का जो समरी बुक और क्वेश्चन बैंक है उसका इंडेक्स में जाओगे, वहां से देखोगे। पहले क्वेश्चन बैंक से चेक करोगे, फिर समरी बुक से चेक करोगे। फिर वहां भी नहीं मिला तो कहाँ जाओगे, आईसीएस स्टडी मटेरियल का इंडेक्स में चला जाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आईसीएस इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल ये सब को में चला जाओ। ठीक है, ऐसे कर करके आपको एक एक करके चेक करना है। अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भाई आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ। आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके इस को कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि इंस्टीट्यूट सिलेबस के बाहर के कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका वो कॉन्सेप्ट है वहां पे आप वो नोट्स के थ्रू आप अपना और नॉलेज के थ्रू अपना वो लिख के आगे बढ़ो। फिर उसके बाद में आप देखो, जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो ना, तो जैसे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका रेलेवेंट पार्टी खाली केस स्टडी को पढ़ो, रेलेवेंट केस स्टडी का पार्टी पढ़ो, पूरा केस स्टडी मत पढ़ो बैठ के, वरना आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव तो, क्योंकि सेक्शन बाय सेक्शन होता है एक केस स्टडी में ना, जैसे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, तो वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का एक सेक्शन ऑफ द केस स्टडी होगा जो उससे रिलेट करता होगा, पूरा केस स्टडी उसके लिए पढ़ने का दरकार नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आपका बहुत टाइम बचता है। फिर ये सारा जितना काम है ना आपको बहुत जल्दी करना है, ध्यान रखना आपको टॉप स्पीड मेंटेन करना स्टार्ट से, क्योंकि देखो आप ये मत सोचना कि 4 घंटा का पेपर है तो अरे वाह कितना जल्दी जल्दी पेपर खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई आराम से दिक्कत नहीं है, आराम से खोजता रहेगा। डोंट सर्च द परफेक्ट आंसर, डोंट सर्च द परफेक्ट आंसर ना, परफेक्ट आंसर के पीछे मत भागो। ठीक है, आपको जो मिल रहा है आपने फटाफट देख लिया, ठीक है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, प्लीज आगे बढ़ो फटाफट, आपको एक केस स्टडी 1 घंटा में खत्म करना है। आप घड़ी पे प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ लोगों का पेपर छूटता है 4 आवर्स का पेपर का मतलब ये नहीं कि पेपर कंप्लीट होता है, लोगों का 4 आवर्स में भी एक एक केस स्टडी छूट जाता है पूरा। ठीक है, और इसी का मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर लास्ट में आपके पास टाइम कम है ना, तो आप क्या करना, सारा का सारा 4 केस स्टडी का ना एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेना। आपका ओएमआर शीट है उसमें सारा का सारा एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना आपको एमसीक्यूज का, ये ध्यान रखना। एमसीक्यूज आपको सामने में अटेम्प्ट करना, कोई भी एमसीक्यू सब नॉर्मली हर पेपर में जैसे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हो वैसे आपको सारा अटेम्प्ट कर लेना। तो एटलीस्ट क्या होगा, आप तुक्का भी मार लोगे ना, इवन अगर आपको आंसर नहीं पता तो यू कैन जस्ट फ्लूक में आप लिख लो, फ्लूक में आप मार्क कर लो, उसके बाद आपका राइट हो जाए, राइट। और फॉर्मेट ऑफ द पेपर आपको, एमसीक्यू का जो फॉर्मेट है और मतलब ओएमआर का जो फर्स्ट पेज है वो मेरा आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लेना। फिर देन इफ यू हैव लेफ्ट टाइम क्विकली, देन क्या करो कि अगर आपके पास फिर भी टाइम बच गया ना, तो आप क्या करो, यू हैव टू राइट द प्रोविजन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द पेंडिंग क्वेश्चन। जो भी पेंडिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका क्या करो, सिर्फ प्रोविजन और कॉन्सेप्ट लिख दो इंस्टीट्यूट का मैथ से जाके देख के। ठीक है, एटलीस्ट उतना लिख दो, ये आपको आता है तो डायरेक्टली लिख दो। तो उससे क्या होगा, आपको प्रोविजन कंसेप्ट का कम से कम 1 मार्क होता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको स्टेप मार्क मिल जाएगा अगर होगा तो। फिर अगर आपका कहीं पे ओपिनियन पूछ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट बताओ, कंटेंशन बताओ, वैलिड है कि नहीं है, इनवैलिड है कि नहीं है, तो एटलीस्ट एक कंक्लूजन लिख के आ जाओ। रीजन मत लिखो, कंक्लूजन लिख के आ जाओ, टाइम नहीं है तो। वहां पे भी आपको जो है ये सब चीज करने से आपको स्टेप मार्क्स मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना ही है, 100% मार्क कर देना। प्रोविजन कंसेप्ट सबका लिख के आना हर क्वेश्चन पर, कंक्लूजन जरूर लिख के आना। ठीक है, जहां पे भी आपको टाइम ना मिले। अच्छा, ये चीज ना हो आपके साथ, ये चीज आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या करो। ठीक है, ये चीज आपके साथ ना हो इसके लिए
ये चीज़ आपके साथ ना हो, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए, इसके लिए आप क्या करो, बहुत ज़्यादा मत लिखना, डोंट राइट टू मच। ठीक है, खाली रेलिवेंट थ्योरी पोर्शन और पार्ट इन योर आंसर लिखना, जितना मार्क्स अलॉट किया उसके हिसाब से लिखना। ठीक है, कोई आपको जरूरी नहीं है कि आप कॉपी करो और एक एक वर्ड लिखो। ठीक है, सिर्फ की पॉइंट लिखो, और जहां हो सके लिंक कर देना केस स्टडी से, जहां हो सके लिंक कर देना केस स्टडी से, और आईसीए का लैंग्वेज थोड़ा सा मेंटेन करने का कोशिश करना। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नकल में भी अकल चाहिए, बिल्कुल नकल में भी अकल चाहिए, क्योंकि देखो आप, जरूरी नहीं है आप देखना कोई केस स्टडी कॉपी पेस्ट है या क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, प्लीज ध्यान रखना, आंख खोल के रखना। ठीक है, आंख और दिमाग खोल के रखना, अपना ट्विस्ट हो सकता है उसमें, अमेंडमेंट हो सकता है उसमें, फिगर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप प्लीज ध्यान रखना ब्लाइंड कॉपी पेस्ट करने के पहले। उसके अलावा सर, पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ो। तो वहां पर पहले आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे, तो वो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ोगे, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या होगा, आप कीवर्ड देखो, एनालाइज पूछा है, कंप्यूट पूछा है, कैलकुलेट पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। जहां पे आपको कंप्यूट कैलकुलेट वर्ड यूज किया, वहां पे आपको खाली डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, एक या दो लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन दे के आप डायरेक्ट कैलकुलेशन को उतर जाओ। आप फालतू का उसमें ज्ञान मत लिखो। जहां पे आपको एनालाइज पूछा है, जहां पे आपको एक्सप्लेन करने बोला है, वहां पे आपको उस हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको वो जो रिक्वायरमेंट पार्ट आप पढ़े ना क्वेश्चन का, उसके हिसाब से आपको जो केस स्टडी पढ़ना है, मतलब पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको जो है केस स्टडी पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था कि आपको रेलिवेंट पार्ट ऑफ द केस स्टडी पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको एमसीक्यूज पढ़ना है, और फिर उसको हिसाब से सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस वही है। फिर इफ यू नो द आंसर, डोंट वेस्ट टाइम। देखो, अगर आपको एक चीज मैं बताता हूँ, ये बहुत बोनस क्लिप है, अगर आपको आंसर पता है ना भाई, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम सर्चिंग एंड कंफर्मिंग। मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत टाइम बच जाएगा, और आप सच्ची में पेपर फिर कंप्लीट कर पाओगे, वरना आपको पेपर कंप्लीट करने में स्ट्रगल होगा। अगर आपको सच्ची में आंसर आता है, सही में आंसर आता है, आपका पढ़ा हुआ, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, प्लीज जाइए और आंसर लिख दीजिए। ठीक है, प्लीज मत देखिए कि अरे इंस्टीट्यूट का मैथ्स एक बार क्रॉस चेक कर ले, इधर से देख ले, उधर से देख ले। अगर आपको आता है ना, आपको तो 100% कॉन्फिडेंस है कि हमको ये अच्छे से आता है, तो लिखो और आगे बढ़ो ना। क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो देखने में कि यार ये सही है कि गलत है। ठीक है, डोंट डाउट योर सेल्फ, बिलीव यू नो, हैव सम ट्रस्ट इन योर सेल्फ। फिर सॉल्व केस वाइज, नॉट सब्जेक्ट वाइज। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है देखो, एक केस स्टडी के अंदर में क्या होता है, 3 क्वेश्चन है और 5 एमसीक्यूज है। ठीक है, जनरली तो 8 क्वेश्चन है। अब 8 क्वेश्चन हो सकता है, अब वो इंटरलिंक्ड हो सकता है टू द केस स्टडी। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब वो सब्जेक्ट वाइज आ सकता है, हो सकता है एक से ज्यादा सब्जेक्ट, तो कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना ये है कि आपको केस वाइज सॉल्व करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं सब्जेक्ट वाइज करें, तो उससे क्या होगा, एक मटेरियल का काम एक बार में हो गया, फिर वो सब्जेक्ट को साइड में हटा दे। वो भी एक तरीका है सोचने का, लेकिन मेरे हिसाब से आपको केस वाइज करना चाहिए, यही आपको डायरेक्ट बेनिफिट देगा, आपको सिनर्जी भी देगा। आप उस केस स्टडी के अंदर में हो, राइट। अब आपने उस केस स्टडी का सिर्फ डीटी वाला पार्ट सॉल्व किया, डीटी वाला पार्ट नहीं सॉल्व किया, तो फिर आपको वापस से वो केस स्टडी में आना पड़ेगा। फिर हो सकता है आपको वापस से एक बार केस स्टडी को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको डबल डबल रीडिंग भी करना पड़ सकता है कोई कोई पार्ट्स। तो वहां पे आपको शायद वो जो है ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये आप सब्जेक्टिव चीज आप डिसाइड कर लेना, बट मेरे हिसाब से आपको केस स्टडी वाइज सॉल्व करना चाहिए, आपको सिनर्जी देगा। सिनर्जी का मतलब वही मैंने भी अभी बताया, कि आपको बार बार केस स्टडी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको एक बार आपने वो केस स्टडी के अंदर में ही आप हो, उसी के रेल में हो। हाँ, आपको अगर कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, फटाफट लिखो ना। आप फटाफट लिखो, वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें आपको जितना समझ में आता है आप उतना लिखो, लिख के आगे बढ़ो, लिख के आगे बढ़ो, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना लिख के आगे बढ़ो। ठीक है, और आपको ना बीच में आप जब एक केस स्टडी पढ़ लिया, तो आपको राइटिंग हैंड में भी रेस्ट मिलेगा। वरना क्या होगा भाई, आपको राइटिंग हैंड में रेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है माइंडसेट माई प्रिडिक्शन। तो देखो, आपको प्लीज शांत रहना है, काम रहना है, और अपना प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस सबको होता है, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, बट आपको ओवर इफेक्ट नहीं होना है। आपको ओवर इफेक्ट नहीं होना है। अगर कोई केस स्टडी जो है वो रिपीट हुआ, तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, आप पैनिक मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, पेपर जो सबके लिए टफ है, खाली आपके लिए टफ नहीं, अगर होगा भी तो ठीक है, आप अपना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, डोंट वरी। अगर पेपर टफ हुआ तो भी आप अच्छा कर पाओगे, बिलीव इन योर सेल्फ। खाली आप अपना ये जो है सही तरीके और सही स्टेप्स को फॉलो करो, जो मैंने बताया, तो आपका सही सही जाएगा। और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि देखो, पेपर जो है वो ओवरऑल एवरेज होगा, फोकस जो होगा वो ऐसे इलस्ट्रेशन टीवाई के अमेंडमेंट्स पे होगा, और लेकिन पेपर जो होगा वो बहुत बहुत लेंदी होगा, मेरे को ऐसा लगता है काफी लेंदी पेपर होगा। तो वो आप देख लेना। ठीक है, टाइम मेंटेन करके चलना, बाकी पेपर बिल्कुल एवरेज होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ होगा, मेरे को नहीं लगता। और रिपीटेड केस स्टडी तो मेरे को लग रहा है कम चांस है। ठीक है, इंस्टीट्यूट रिपीटेड केस स्टडी कम चांस है। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। काफी लंबा वीडियो बन गया, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पर, कि कैसे कैरी करना है, क्या करना है, और आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और हाँ, कुछ गलती हो गया तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, और स्टे ट्यून एंड से सब्सक्राइब। थैंक यू।